मांगलिक हो फिर तो शादी मुश्किल है, कुंडली में मंगल दोष है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हमारी और आपकी परवरिश भारतीय समाज में हुई है ना, तो ये एक ऐसा डायलॉग है जो हमने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुना है। जी बिल्कुल सुना है, और सच कहूँ तो सिर्फ मंगल दोष नाम सुन के ही अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी एकदम से घबरा जाते हैं। हाँ एकदम। तो इसी डरावने हुक के साथ हमारी आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। आज हम ये पता लगाएंगे कि क्या सच में मांगलिक होना इतना खतरनाक है। क्या सच में सिर्फ इस एक दोष की वजह से किसी की शादी टूट सकती है, या फिर क्या ये सिर्फ एक डर है जिसका व्यापार किया जा रहा है। आज हम इस पूरे विषय को बिना किसी अंधविश्वास के पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, और ये चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के समय में जहां हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सामना कर रहे हैं, वहां सही जानकारी और डर पैदा करने वाली आधी अधूरी बातों के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम ज्योतिष के उन पहलुओं को डिकोड करेंगे जो अक्सर लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका असली वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार कुछ और ही होता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मंगल दोष के इस डर की बात करने के बाद मेरे मन में सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर ज्योतिष की नजर में ये मंगल है क्या। मतलब हम सबने सुना है कि लाल ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब होता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों की बात करें ना, तो उसमें मंगल यानी मार्स को ग्रहों के मंत्रिमंडल का सेनापति माना गया है। अच्छा, सेनापति? जी, ये कोई साधारण या शांत ग्रह नहीं है। मंगल मुख्य रूप से 4 बहुत ही पावरफुल चीजों का प्रतिनिधित्व करता है: ऊर्जा, आक्रामकता, जुनून और साहस। ऊर्जा और साहस, बिल्कुल। जब हम इन 4 शब्दों को एक साथ देखते हैं तो हमें समझ आता है कि मंगल दरअसल हमारे अंदर की जीवन शक्ति है। ये वो एड्रेनालिन है जो हमें सुबह बिस्तर से उठकर दुनिया का सामना करने की ताकत देता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, जो कि किसी भी इंसान के लिए, खास तौर पर आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में बहुत ही बेहतरीन गुण है, तो ये अचानक से एक दोष या खराबी कैसे बन जाता है? ये बहुत लॉजिकल सवाल है। मेरा मतलब है, प्राचीन ऋषियों मुनियों ने अगर इसे दोष कहा है तो कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना। क्या हम आज सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए इसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि दोष शब्द का मतलब हमेशा कोई श्राप या बीमारी नहीं होता। संस्कृत में दोष का एक अर्थ असंतुलन या इम्बैलेंस भी होता है। ओहो, असंतुलन मतलब बैलेंस बिगड़ जाना। एकदम सही। जब ये शक्तिशाली ग्रह मंगल जन्म कुंडली के कुछ विशिष्ट भावों में बैठता है, जैसे कि पहला घर, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां घर, तब वह उस भाव की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मुझे यहीं पर रोकिए। हम अक्सर इन नंबरों को सुन लेते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, लेकिन इनका असल जिंदगी में मतलब क्या है? इन खास घरों में ऐसा क्या है कि मंगल के वहां बैठते ही लोग कहने लगते हैं कि अब तो शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? यही तो वो क्यों है जिसे समझना सबसे जरूरी है। कुंडली का हर घर हमारी जिंदगी के खास हिस्से को दर्शाता है। अच्छा। जैसे पहला घर इंसान के खुद के व्यक्तित्व और स्वभाव का होता है। अगर मंगल वहां है तो इंसान स्वभाव से ही बहुत डोमिनेटिंग या गुस्सैल हो सकता है। दूसरा घर हमारी वाणी और परिवार का होता है, मतलब बोलने का तरीका। जी, मंगल वहां बैठेगा तो इंसान की जुबान बहुत कड़वी या सीधी हो सकती है, जो परिवार में झगड़े करवा सकती है। चौथा घर घरेलू शांति का होता है, वहां मंगल की आग शांति को जला सकती है। समझ रही हूँ। और 7वां घर तो सीधे तौर पर शादी और पार्टनरशिप का होता है। 8वां घर उम्र और अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। और 12वां घर बेडरूम लाइफ और खर्चों का होता है। अच्छा, तो चूंकि ये सारे के सारे 6 घर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक इंसान की घरेलू जिंदगी, उसके वैवाहिक सुख और उसके परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब मंगल जैसा सेनापति इन घरों में आकर खड़ा हो जाता है तो शांति भंग होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, अगर किसी सेनापति को युद्ध के मैदान की जगह एक शांत से ड्राइंग रूम में बिठा दिया जाए तो क्या वो वहां आराम से बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो वहां भी ऑर्डर ही चलाएगा। एकदम, वो वहां भी कमांड करने की कोशिश करेगा। और यहीं से शुरू होता है डर का व्यापार। लोगों को इस ऊर्जा को मैनेज करना सिखाने के बजाय उन्हें हाफ नॉलेज यानी अधूरा ज्ञान दिया जाता है। हाँ, डराया जाता है। हमारे समाज में
डर पर आधारित ज्योतिष का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जहां लोगों को बताया जाता है कि शादी टूट जाएगी या पार्टनर को भयंकर दिक्कत होगी या यहां तक कि तलाक और मौत का योग बन जाएगा। हाँ, ये मौत वाला डर तो सबसे आम है। मैंने कई बार सुना है कि अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हुई तो पार्टनर की जान को खतरा है। क्या इसमें 1% भी सच्चाई है? ये 100% गलत है और पूरी तरह से भ्रामक है। क्या बात कर रहे हैं? जी, ग्रहों के पास किसी की जान लेने का कोई जादुई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। असल में 8वें घर में मंगल के होने से लाइफ में अचानक बदलाव या दुर्घटनाओं की संभावनाओं को प्राचीन काल में मृत्यु से जोड़कर डरा दिया गया। मतलब बात का बतंगड़ बना दिया गया। बिल्कुल। ऊर्जा अपने आप में कभी बुरी नहीं होती, बुरा होता है उसका अनियंत्रित होना। और यही बात हमें हमारे अगले सवाल की तरफ ले जाती है कि असल में एक मांगलिक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता कैसा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, क्योंकि अगर हम मंगल को सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा मान लें तो इस ऊर्जा के साथ जन्म लेने वाले लोग, यानी जो असल में मांगलिक होते हैं, वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे व्यवहार करते हैं। देखिए, अगर हम मांगलिक व्यक्ति के असली व्यक्तित्व को एक लाइन में डिकोड करें तो वो है उच्च ऊर्जा के साथ एक बहुत ही मजबूत और सख्त व्यक्तित्व। मतलब हाई एनर्जी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एकदम। जो लोग मांगलिक होते हैं वे आमतौर पर भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। वे रोने धोने या बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बजाय अत्यधिक प्रैक्टिकल और यथार्थवादी होते हैं। ये रिश्ते तो भावनाओं से चलते हैं ना। वहाँ अगर आप हर चीज में लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी ढूंढेंगे तो सामने वाले को लग सकता है कि आप रूखे या पत्थर दिल हैं। बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहां से फ्रिक्शन या टकराव शुरू होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व इतना हावी करने वाला होता है कि इन्हें किसी और के अंडर में काम करना या कोई इन्हें कंट्रोल करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ईगो हर्ट हो जाता है। जी, लेकिन इसके कई बहुत ही सकारात्मक गुण भी हैं। ये लोग बेहद निडर होते हैं। इनमें जन्म से ही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये अपनी जिंदगी के फैसले बहुत मजबूती से लेते हैं और जब प्यार की बात आती है तो ये आधे अधूरे मन से प्यार नहीं करते। ये बेहद जुनूनी होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप जो ये मांगलिक व्यक्ति की रूपरेखा बता रहे हैं ना, ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की बात कर रहे हो। अच्छा, स्पोर्ट्स कार? हाँ, जरा सोचिए, एक स्पोर्ट्स कार का इंजन जैसे फरारी या पोर्श बेहद शक्तिशाली होता है। वो पलक झपकते ही हवा से बातें कर सकती है। अब अगर आप उस कार की चाबियां किसी ऐसे इंसान को दे दे जिसने जिंदगी भर सिर्फ एक नॉर्मल हैचबैक चलाई हो, तो क्या होगा? फिर तो एक्सीडेंट होना पक्का है। बिल्कुल। अब इसमें खराबी उस स्पोर्ट्स कार के V8 इंजन की तो नहीं है ना। इंजन तो अपना काम कर रहा है, वो तो उसी स्पीड के लिए बना है। खराबी असल में उस ड्राइवर के स्टीयरिंग कंट्रोल में है। मंगल दोष भी तो कुछ इसी तरह काम करता है। क्या बात है, ये एनालॉजी स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक स्पोर्ट्स कार का काम है तेज दौड़ना और मंगल का काम है इंसान को भरपूर ऊर्जा देना। बिल्कुल। अब अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले या इसे मैनेज करना ना आए तो इसके नकारात्मक गुण सामने आने लगते हैं। और वो नकारात्मक गुण क्या होते हैं? के रिश्तों में अक्सर अहंकार का टकराव या ईगो क्लैश देखने को मिलता है। जो कि बहुत आम है। जी, वे बात पर अधीर हो जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है और वे चाहते हैं कि बाकी दुनिया भी उसी स्पीड से चले। और सबसे बड़ी बात, उनका स्वभाव बहुत बहस करने वाला हो जाता है। तो अगर मैं इसे सही समझ पा रही हूँ तो जो रिश्ते टूट रहे हैं, जिनका डर दिखाकर लोगों को लूटा जाता है, वे किसी अदृश्य जादुई शराब की वजह से नहीं टूट रहे हैं। वे असल में इस गुस्से, इस डोमिनेटिंग नेचर और इस बहस करने की आदत की वजह से टूट रहे हैं। 100%। गुस्सा, अहंकार और छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहस, ये वो दीमक हैं जो किसी भी अच्छे खासे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन हमारे समाज में दोष मढ़ दिया जाता है आसमान में बैठे एक लाल ग्रह पर। लोग कहते हैं, अरे लड़का तो मांगलिक था इसलिए तलाक हो गया, जबकि असलियत में तलाक इसलिए हुआ क्योंकि लड़का या लड़की अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सुनकर चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब चूंकि ये बात साफ हो गई है कि एक मांगलिक व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा आक्रामक या डोमिनेटिंग होता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी बात का सीधा असर शादी पर ही क्यों पड़ता है? करियर पर क्यों नहीं? दोस्ती पर क्यों नहीं? समाज में शादी को लेकर ही सबसे ज्यादा खौफ क्यों है?
देखिए, क्योंकि शादी किसी 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं है जहां आप अपना काम खत्म करके घर आ जाते हैं। शादी दो लोगों का, दो अलग अलग स्वभावों का और उनके निजी स्पेस का 24 घंटे का मिलन है। बात तो सही है। किसी भी शादी में दिक्कतें सिर्फ दोष के नाम से नहीं आती। दिक्कतें तब आती हैं जब दोनों पार्टनर्स का स्वभाव आपस में टकराता है, जब उनके बीच बातचीत या कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है और जब दोनों का अहंकार बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो समाज का सबसे बड़ा मिथक है कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है यानी हाई एनर्जी वाला है और दूसरा नॉन मांगलिक है यानी शांत है, तो वो शादी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, वो एक डिजास्टर साबित होगी। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये ज्योतिष की दुनिया में फैलाया गया सबसे बड़ा मिथक है। ये मांगलिक प्लस नॉन मांगलिक बराबर खतरनाक शादी का जो समीकरण बना दिया गया है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। अच्छा, तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि अगर दोनों पार्टनर्स की जन्म कुंडली अन्य मायनों में अनुकूल हैं, उनके गुण और स्वभाव एक दूसरे के पूरक हैं, तो वो शादी पूरी तरह से सुचारू और सफल हो सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ज्योतिष में ही कुछ ऐसे नियम दिए हैं जहाँ ये तथाकथित मंगल दोष अपने आप ही कट जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। क्या वाकई ऐसा कोई सिस्टम है? बिल्कुल है, और यही वो हिस्सा है जो डराने वाले ज्योतिषी अक्सर लोगों से छुपा लेते हैं। मंगल दोष कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसके स्वतः समाप्त या प्रभावहीन होने के मुख्य रूप से 4 नियम हैं। पहला नियम तो बहुत सीधा है, अगर दोनों ही पार्टनर मांगलिक हों। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर दोनों मांगलिक हैं तो वो दो समान पावर वाले मैग्नेट या चुंबक की तरह हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं? मतलब दोनों की हाई एनर्जी एक दूसरे से टकराकर न्यूट्रल हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब दोनों तरफ समान ऊर्जा और समान डोमिनेटिंग स्वभाव होता है तो कोई एक व्यक्ति दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। वे एक दूसरे की स्पीड को समझ लेते हैं। वाओ, ये तो बहुत लॉजिकल है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल खुद बहुत ही मजबूत स्थिति में हो, जैसे अपनी ही राशि में हो या उच्च का हो, तो वो नकारात्मक परिणाम देने के बजाय व्यक्ति को अनुशासन और सफलता देने लगता है। और बाकी के 2 नियम क्या है? तीसरा नियम जुड़ा है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में हो और उसकी दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो। गुरु ग्रह। जी, बृहस्पति ज्ञान, समझदारी और शांति का प्रतीक है। वो शादी की रक्षा करता है। और चौथा नियम है, अगर शुक्र मजबूत हो, जो कि प्यार, रोमांस और सद्भाव का ग्रह है। अगर मैं अपनी स्पोर्ट्स कार वाली एनोलॉजी को यहाँ वापस लाऊं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ और समझदार ग्रह मजबूत स्थिति में मौजूद हैं, तो वो मानो इस स्पोर्ट्स कार के लिए एक बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा उदाहरण है। मतलब इंजन यानी मंगल भले ही कितना भी तेज हो और वो आपको 200 की स्पीड पर ले जाए, लेकिन बृहस्पति का ज्ञान और शुक्र का प्यार उन अच्छे ब्रेक्स की तरह हैं जो कार को किसी मोड़ पर क्रैश होने से बचा लेते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो आपकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। जन्म कुंडली में सिर्फ एक ग्रह एक कोने में बैठकर आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अगर कुदरत ने किसी को अत्यधिक ऊर्जा दी है तो उसी जन्म कुंडली में उस ऊर्जा को संभालने का समाधान भी दिया है। इसलिए सिर्फ 2 शब्द सुनकर घबराना या किसी अच्छे रिश्ते को तोड़ देना तार्किक रूप से बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ज्योतिषीय रूप से ये ऊर्जा बैलेंस हो सकती है, तो हमारे जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, चाहे वे मांगलिक हो या ना हो, वे इस हाई एनर्जी को आधुनिक जीवन में मैनेज करने के लिए क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं? देखिए, इसे मैनेज करने के बहुत ही शानदार और यथार्थवादी समाधान मौजूद हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, व्यवहारिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय। तो व्यवहारिक उपायों में क्या क्या आता है? व्यवहारिक उपायों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने गुस्से पर नियंत्रण करना। अगर आपको पता है कि आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, तो आपको मेडिटेशन या किसी भी ऐसी एक्टिविटी का सहारा लेना चाहिए जो आपको शांत रखे। और रिश्तों के लिए क्या सलाह देंगे आप? रिश्तों के लिए सबसे बड़ा उपाय है कम्युनिकेशन, मतलब बात करना। अपने पार्टनर के साथ चीजों को स्पष्ट रखना और अपने ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़कर आना। जब 2 लोग आपस में खुलकर बात करते हैं तो कोई भी ग्रहीय स्थिति उनके बीच गलतफहमी पैदा नहीं कर सकती।
बहुत सही बात है। और जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिषीय उपायों में विश्वास रखते हैं वे क्या कर सकते हैं? उनके लिए सबसे आम और प्रभावी उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी को मंगल की ऊर्जा का सबसे बेहतरीन और अनुशासित रूप माना जाता है। अच्छा, और क्या उपाय हैं? इसके अलावा मंगलवार का व्रत रखना, लाल रंग की चीजों जैसे मसूर की दाल का दान करना फायदेमंद माना जाता है। और कई बार विशेषज्ञ की सलाह के बाद मूंगा रत्न पहनने का भी विधान है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी रत्न या पूजा तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने स्वभाव और अपने ईगो पर खुद काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमने एक पत्थर पहन लिया और अब हम किसी से भी कैसा भी बर्ताव करें हमारी शादी बच जाएगी? ये तो बस अपनी गलतियों के लिए बहाने ढूंढने वाली बात हो गई। एकदम सही। और अगर हम इस पूरी चीज को आज के वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये ऊर्जा कैसी नजर आती है? आधुनिक नजरिया बहुत ही दिलचस्प और पॉजिटिव है। वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से मंगल का सीधा सा मतलब है अत्यधिक आक्रामकता और कुछ कर गुजरने की आग, मतलब एम्बिशन। जी। आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी दौर में अगर किसी इंसान में मंगल की ऊर्जा ज्यादा है तो वो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। वो अपनी जिंदगी में बड़े रिस्क लेने से नहीं डरता और बहुत तेजी से फैसले लेता है। यानी जो गुण सदियों पहले एक शांत और कृषि प्रधान समाज में शायद खतरनाक या विद्रोही माने जाते थे, आज के आधुनिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टार्टअप कल्चर या स्पोर्ट्स में वही गुण किसी को टॉप पर पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। आज के दुनिया में ये चीजें नकारात्मक नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल ट्रेट मानी जाती है। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो क्या है? सच्चाई ये है कि मंगल दोष असल में कोई समस्या है ही नहीं। समस्या है इसे लेकर लोगों की गलत समझ। लोग अपनी व्यक्तिगत कमियों, अपने बुरे बर्ताव और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मंगल को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तलाक के असली कारण हमेशा कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे पर विश्वास की कमी और अहंकार होते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अपनी गलतियों का ठीकरा आसमान पर फोड़ रहे हैं। मैंने एक और टेक्निकल टर्म अक्सर सुना है। ज्योतिषी डराने के लिए अक्सर D9 चार्ट या नवमांश का नाम लेते हैं। ये क्या भला है? क्या ये जन्म कुंडली से अलग कुछ होता है? देखिए, ये ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा माइक्रोस्कोपिक पहलू है। आमतौर पर लोग सिर्फ अपनी जन्म कुंडली देखते हैं जिसमें 12 घर होते हैं, लेकिन ज्योतिष में जन्म कुंडली सिर्फ एक संभावना या पोटेंशियल बताती है। वो सिर्फ एक ऊपरी ढांचा है। अच्छा, तो D9 क्या करता है? जब बात विशेष रूप से शादी की होती है तो ज्योतिष 7वें घर को 9 हिस्सों में बांटकर उसका गहराई से अध्ययन करता है, जिसे नवमांश चार्ट या D9 चार्ट कहते हैं। ये चार्ट शादी और वैवाहिक जीवन की जो वास्तविक सच्चाई है उसे दिखाता है। बिना D9 चार्ट का गहराई से अध्ययन किए केवल जन्म कुंडली देखकर किसी की शादीशुदा जिंदगी की भविष्यवाणी कर देना बिल्कुल गलत और अधूरा है। ओहो, मतलब लोग सिर्फ जन्म कुंडली देखकर डर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि आप किसी 2.5 घंटे की फिल्म का सिर्फ 2 मिनट का ट्रेलर देखकर ये पक्का फैसला कर लें कि फिल्म बहुत बुरी है, इसका तो दुखद अंत होगा, जबकि पूरी फिल्म यानी वो D9 चार्ट तो अभी तक किसी ने खोलकर देखा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है फिल्म के अंदर की कहानी कुछ और ही हो और अंत में सब खुशी खुशी रहते हो। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या हमें सिर्फ अधूरी जानकारी और डर के आधार पर अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष को एक सूचक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको बताए कि यहाँ गड्ढा है, संभल कर चलो। ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर या आपकी नियति नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है। तो अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें, इसका एक सार निकालें, तो आज ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि हम सबको मंगल दोष के नाम पर डरना और डराना अब बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। इसे किसी श्राप या दुर्भाग्य की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रचंड शक्ति की तरह देखना चाहिए जिसे बस सही दिशा में सही तरीके से नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लें और उसे समझदारी और प्यार के साथ बैलेंस कर लें, तो कोई भी दोष आपके जीवन की रुकावट नहीं बन सकता। एकदम सही। मांगलिक लोग स्वभाव से बहुत मजबूत होते हैं। वे जुनूनी होते हैं और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। जरूरत बस इस बात की है कि वो अपनी इस भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल अपने ईगो को पालने में या रिश्तों को तोड़ने में नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने में करें। तो जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, मैं इस चर्चा का समापन इस बेहद जबरदस्त और प्रेरणादायक विचार के साथ करना चाहूंगी। अगर आप मांगलिक हो तो डरो मत, अपनी इस ताकत को समझो, क्योंकि शायद यही वो ऊर्जा है
जो आपको लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस भी दिलाए। बिल्कुल, और यहाँ जाने से पहले मैं सभी श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़कर जाना चाहूँगा। आज आप फुर्सत में बैठकर ये ज़रूर सोचिएगा, दुनिया के जितने भी बड़े और सफल लीडर्स हैं, शानदार एथलीट्स हैं, या अपनी कंपनियों में बड़े बड़े रिस्क लेने वाले सफल सीईओ हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से ज़्यादातर लोग असल में मांगलिक ही हों? क्या ऐसा संभव है कि जिससे हमारे समाज ने अपना सबसे बड़ा श्राप या दोष मान लिया है, वो असल में असीम सफलता, निडरता और तरक्की का एक छिपा हुआ फॉर्मूला हो? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या बात है! ये सोचने का एक बिल्कुल नया, तार्किक और क्रांतिकारी नजरिया है। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस डीप डाइव ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा और आपके मन के कई डर खत्म किए होंगे। सकारात्मक ऊर्जा, बिना किसी डर और एक नई सोच के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते रहिए। धन्यवाद।